सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं और वैदिक काल में भी हम यहाँ के राजनीतिक जीवन या राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर लिया है। आज हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति का राजनीतिक जीवन का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति में राजा की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। देखिए, ऋग्वैदिक काल में कबीलाई समाज था। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो समाज कबीलाई था। राजा कबीले का प्रधान होता था, कबीले का मुखिया होता था, कबीले का राजा होता था। लेकिन इस काल में लोहे की खोज हो जाने के पश्चात कृषि का महत्व बढ़ गया। इस काल में लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज हो जाने के पश्चात कृषि का महत्व बढ़ा और कृषि के महत्व के कारण ही कबीलाई जो समाज था उसमें स्थायित्व की भावना पैदा होगी। यानी स्थायी एक जगह एक निश्चित स्थान पर रहने लगे और अन्न का उत्पादन करने लगे। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ के आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार पशुपालन होगा और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि हो जाएगा। देखिए, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति में क्या परिवर्तन आता है, राजा की स्थिति में क्या परिवर्तन आता है, राजा की स्थिति किस प्रकार से होगी। और इस काल में जो ऋग्वैदिक काल में जन थे, यहाँ जन और जन मिलकर के जनपद का निर्माण हो गया। जन और जन मिलकर के जनपद के रूप में संगठित होने लगे। तो आइए अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति का अध्ययन हमने कर लिया था। तो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक जीवन। देखिए, तो दोस्तों, जिस प्रकार ऋग्वेद में हमने अध्ययन कर लिया है, ऋग्वैदिक कालीन राजा कबीलाई का प्रधान होता था, क्योंकि कबीलों के रूप में संगठित थे। यहाँ पर नोट कर लेते हैं साथ साथ। ऋग्वैदिक काल में कबीलाई समाज था, यानी कबीलों के रूप में संगठित थे और राजा कबीले का प्रमुख होता था। ऋग्वैदिक काल में कबीलाई समाज था, कबीलों के रूप में संगठित थे और कबीलों का ही राजा होता था। लेकिन इस काल में, अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। इस काल में लोहे की खोज हो जाने से कृषि का महत्व बढ़ गया और जो कबीलाई समाज था उसमें स्थायित्व प्राप्त हो गया। कबीलाई समाज एक स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। इस काल में कबीले संगठित हो गए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि समय कब से कब तक है, 1000 से 600 BC, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन है 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 BC। इस काल में कबीले संगठित हो गए। इस काल में कबीले संगठित हो गए और जन प्लस जन मिलकर जनपद का निर्माण हुआ। जन प्लस जन मिलकर जनपद का निर्माण हुआ। देखिए, कौन कौन से जन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं। नंबर 1 शिव
तो शिव जन है, एक भलासन जन है, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? के तो ये जनपद हो गया, यानी जन प्लस जन मिलकर जनपद का निर्माण हुआ। शिव और भलासन ये मिलकर के कौन से जनपद का निर्माण करते हैं? के। इसके पश्चात भरत और पुरु, भारत और पुरु ये मिलकर कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। यानी भरत और कुरु मिलकर के किस कौन से जनपद का निर्माण हुआ? कुरु जनपद। दोस्तों इसके बारे में आपको याद रखना है, नोट छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है, छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है कि ये जो कुरु जनपद है, कुरु जनपद में कभी अकाल नहीं पड़ा तथा कभी भी टिड्डियों का हमला नहीं हुआ। दोस्तों शिव और भलासन, शिव जन है, भलासन जन है, दोनों मिलकर कैके जनपद, भरत और पुरु मिलकर कुरु जनपद। छांदोग्य उपनिषद में ये उल्लेख है, छांदोग्य उपनिषद में ये उल्लेख है कि कुरु जनपद में कभी अकाल नहीं पड़ा और यहाँ कभी भी टिड्डियों का हमला नहीं हुआ। इसके पश्चात नंबर 3 देखिए, क्रीवी और तुर्वस, क्रीवी और तुर्वस, इन दोनों से मिलकर जो जनपद बना वो बना पांचाल। इन दोनों से मिलकर जो जनपद बना उसका नाम क्या है? पांचाल। तो शिव भलासन कैके भरत पुरु क्रीवी तुर्वस पांचाल, यानी जन से मिलकर आपस में 2 जन मिलकर जनपद का निर्माण हुआ। इस काल में जो ऋग्वैदिक काल में जो कबीलाई समाज था वो संगठित हुआ और बड़े क्षेत्र का विस्तार होगा। अब यहाँ राजा की शक्ति में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, राजा का प्रभाव भी बढ़ेगा, क्योंकि इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया और राज्याभिषेक पद्धति के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इस काल में राज्याभिषेक की परंपरा शुरू हो गई। यहाँ नोट करते अपन, राजा के राज्याभिषेक की परंपरा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। राजा के राज्याभिषेक की सर्वप्रथम परंपरा कौन से काल में शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल में। इसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम, इसकी जानकारी सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसकी जानकारी यानी राज्याभिषेक की जानकारी सर्वप्रथम हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है और राज्याभिषेक की जो परंपरा है वो कौन से काल में शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल में। इसके पश्चात देखिए, इस समय राजा का पद वंशानुगत हो गया। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। नियमित कर प्रणाली की शुरुआत हो जाएगी। जिस समय हमने बात की थी कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों में उपहार के रूप में कर दिया, उपहार दिया जाता था, वो कर नहीं हुआ करता था, केवल उपहार देते थे वहाँ के सामान्य कबीले। लेकिन यहाँ नियमित कर प्रणाली की शुरुआत हो जाएगी, तो राजा का पद वंशानुगत हो गया। इसी प्रकार
सभा व समिति के अधिकार समाप्त हो गए। विदत का उल्लेख नहीं मिलता। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सभा समिति विदत के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। अब वीडियो देखना, दोबारा समझ में आ जाएगा। विदत का उल्लेख नहीं मिलता, सभा समिति के अधिकार समाप्त हो गए। इसी प्रकार राजा की कुछ उपाधियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की बात करें, राजा की कुछ उपाधियों का उल्लेख मिलता है। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उपाधियां, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की कुछ उपाधियों का उल्लेख मिलता है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य देश, यानी अलग अलग क्षेत्रों में राजा की अलग अलग उपाधियों का उल्लेख मिलता है। जैसे उत्तर में राजा की उपाधि थी विराट, दक्षिण में राजा की उपाधि है भोज, पूर्व में राजा उपाधि धारण करता था सम्राट की, और पश्चिम में राजा उपाधि धारण करता था सौराट की, और मध्य देश में राजा कहा जाता था। देखिए दोस्तों, ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसमें राजा की उपाधियों का उल्लेख है। जैसे उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराट और मध्य देश में राजा। तो दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनको बार बार रिवाइज कीजिए, चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हमें अनेक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसी काल में राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों का आयोजन होने लगा, नियमित कर प्रणाली की शुरुआत हो गई, और राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी होते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। सहयोगी अधिकारी होते थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। तो उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इस काल में अब जो युद्ध होते थे वो गाय के लिए न होकर क्षेत्र विशेष के लिए होने लगे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में युद्ध गायों के लिए होते थे, लेकिन इस काल में युद्ध गाय के लिए न होकर क्षेत्र विशेष के लिए होने लगे। तो हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस समय युद्ध गाय के लिए न होकर क्षेत्र के लिए होने लगे। इस काल में युद्ध गाय के लिए न होकर क्षेत्र विशेष के लिए होने लगे। इसी प्रकार दोस्तों, इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में राजा को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। आयोजन किया जाने लगा। देखिए कौन कौन से यज्ञ आयोजित होने लगे। एक है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, राजसू यज्ञ। देखिए, राजसू यज्ञ राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता था और इस यज्ञ के दौरान सोमरस पिया जाता था। दो लाइनें हैं, नोट कर लेते हैं। एक तो राज्याभिषेक के अवसर पर राजा के
राज्याभिषेक के अवसर पर, और इस दौरान सोमरस पिया जाता था। राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता था और इस दौरान सोमरस पिया जाता था। इसके पश्चात देखिए वाजपेय यज्ञ, नंबर 2 वाजपेय। इसमें देखिए दोस्तों, राजा को रथ दौड़ में विजयी बनाने के लिए राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के अवसर पर सोमरस पिया जाता था। वाजपेय यज्ञ राजा को रथ दौड़ में विजयी बनाने के लिए वाजपेय यज्ञ किया जाता था। इसी प्रकार एक है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था। राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता था, साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध यज्ञ, राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता था। इसी प्रकार यह यज्ञ साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था। साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था, क्योंकि इस यज्ञ के दौरान घोड़े को 1 वर्ष तक क्षेत्र विशेष में राजा का जो एरिया है उस क्षेत्र विशेष से संबंधित जिस क्षेत्र पर राजा ने अधिकार कर रखा है वहाँ घोड़ा घुमाया जाता था। अगर कोई भी क्षेत्र विशेष से संबंधित राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। इसलिए अपन कह सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था। तो इस दौरान घोड़े को 1 वर्ष तक घुमाया जाता था। घोड़े को 1 वर्ष तक घुमाया जाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था ये। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इस समय नियमित कर प्रणाली की शुरुआत हुई। इस समय यानी उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली की शुरुआत हुई और उपज का सोलहवां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। इसी प्रकार इस काल में राजा की सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिन्हें रत्निन कहा गया। 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। तो अभी हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। राजा के अधिकारी या सहयोगी, राजा के अधिकारी या सहयोगी। इसमें देखिए दोस्तों, अधिकारियों को रत्निन कहा गया। राजा की सहायता करने के लिए जो अधिकारी होते थे उन्हें रत्निन कहा गया। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में बारह रत्नियों की सूची मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में
कुल कितने रत्नियों की सूची मिलती है? 12 रत्नियों की सूची मिलती है। तो जो सहयोगी होते थे, अधिकारी होते थे, उन्हें रत्निन कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 सेनानी। तो ये सेना का प्रधान होता था, सेना का प्रधान अधिकारी। इसी प्रकार पुरोहित, पुरोहित ये सर्वोच्च रत्नी होता था, सबसे बड़ा रत्नी, सर्वोच्च रत्नी होता था। इसके पश्चात युवराज अर्थात राजा का पुत्र। इसके बाद है महिषी, पटरानी, राजा की रानी पटरानी। महिषी कौन होती थी? राजा की पटरानी। सूत, सूत देखिए कौन होता था? सारथी या रथ सेना का नायक। सूत कौन होता था? सारथी अथवा रथ सेना का नायक। इसी प्रकार एक है ग्रामणी, ये गांव का मुखिया होता था, गांव का मुखिया, ग्रामणी गांव का मुखिया होता था। एक है पागलान, पागलान ये संदेशवाहक होता था, ये संदेशवाहक होता था। एक है प्रतिहारी, प्रतिहारी और ये द्वारपाल होता था, द्वारपाल। तो एक बार पुनः देखिए दोस्तों, इस समय यानी उत्तर वैदिक काल में जो युद्ध होते थे वो गाय के लिए न होकर क्षेत्र विशेष के लिए होने लगे। गाय के लिए, हम गाय के बारे में चर्चा करेंगे, आर्थिक जीवन में चर्चा करेंगे, और राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए यज्ञों का आयोजन होने लगा। जैसे कि यज्ञ है राजसूय, राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता था, इसमें सोमरस पिया जाता था। वाजपेय यज्ञ, राजा को रथ दौड़ में विजय दिलाने के लिए या विजयी बनाने के लिए यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध यज्ञ था, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध यज्ञ था। राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये यज्ञ साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था, क्योंकि इस दौरान घोड़े को 1 वर्ष तक क्षेत्रों में घुमाया जाता था। इसके पश्चात इस समय नियमित कर प्रणाली की शुरुआत हुई और उपज का 16वां हिस्सा या 1/6 भाग, 16वां हिस्सा या 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिन्हें रत्निन कहा गया। और शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। सेनानी, सेना का प्रधान अधिकारी। पुरोहित, सर्वोच्च रत्नी, क्योंकि पुरोहित का अब भी महत्वपूर्ण स्थान है। युवराज, राजा का पुत्र। महिषी, पटरानी। सूत, सारथी या रथ सेना का नायक। ग्रामीणी, गांव का मुखिया। पागलान, संदेशवाहक और प्रतिहारी, द्वारपाल। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, हम 12 रत्निनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो 8 रत्नियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद नंबर 9 संग्रहिता। नंबर 9 संग्रहिता, ये कोषाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष। भागदूत, भागदूत। कर संग्रह करता, भागदूत कर संग्रह करता।
एक है अक्सवाप। अक्सवाप पासा खेलने वाला अधिकारी, ये राजा की सहायता करता था पासा खेलने में, राजा की सहायता करता था। इसके पश्चात गोविंद कर्तन। गोविंद कर्तन, देखिए दोस्तों ये कौन है? शिकारी या मुख्य आखेटक। शिकारी अथवा मुख्य आखेटक। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं कि राजा अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए यज्ञों का आयोजन होने लगा और उत्तर वैदिक काल में ही हमें राज्याभिषेक परंपरा के बारे में उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अब युद्ध गाय के लिए न होकर क्षेत्र विशेष के लिए होने लगे। जन और जन आपस में मिलकर जनपद बनने लगे। इसी प्रकार राजा की असीमित शक्तियाँ हो गई और इस काल में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के पश्चात कृषि का विस्तार हुआ और जीवन में स्थायित्व की भूमिका देखने को मिलती है। क्योंकि प्रारंभिक जो आर्य थे वो कबीलाई समाज था, कबीलों के रूप में संगठित थे, लेकिन इस काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। तो इसी प्रकार राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी होते थे उन्हें रत्निन कहा गया और 12 रत्निनों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है और इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों एक बार इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे। तो वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में भी हम ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का अलग अलग अध्ययन करेंगे। इसमें ऋग्वैदिक काल में समाज की स्थिति क्या थी, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, खान पान, वेशभूषा। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में स्थिति क्या थी, उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो पशुपालन था, उसी प्रकार उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि हो जाएगा। तो इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं सामाजिक स्थिति, और सामाजिक स्थिति में भी पहला बिंदु है ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक कालीन, इसका समय आपको पता है 1500 से 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। अगर ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति की बात करें तो इसमें पहला बिंदु लेते हैं अपन वर्ण व्यवस्था या समाज। वर्ण व्यवस्था अथवा यहाँ का समाज। देखिए यहाँ का जो समाज था वो मुख्यतः 2 भागों में है, एक तो आर्य वर्ण, एक दास वर्ग या दस्यु वर्ण। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में हमें सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ केवल सामान्य फैक्ट हैं। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। इसके पश्चात जैसे 4 वर्ण हैं आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी चर्चा कर चुके हैं कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख 14 बार हुआ है, ध्यान रखना है। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 14 बार। क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार, वैश्य का उल्लेख 1 बार
और शूद्र का उल्लेख भी कितनी बार हुआ है? 1 बार। तो दोस्तों ये हमें ऋग्वेद की 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से जानकारी मिलती है। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था मुख्य से 2 भागों में था, एक तो आर्य वर्ण और एक दस्यु वर्ण। तो अपन यहाँ नोट कर सकते हैं, नोट समाज में 2 ही वर्ण थे। यद्यपि इसमें जानकारी मिलती है लेकिन मुख्यतः 2 ही वर्ग थे, एक तो आर्य वर्ण, एक दस्यु वर्ण यानी दास वर्ण, एक आर्य वर्ण और एक दास वर्ण। इस काल में ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो रंग और कर्म पर आधारित थी, रंग और कर्म पर, जन्म पर आधारित नहीं थी। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था रंग व कर्म पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है उसका आधार कर्म हो जाएगा, जटिलता यानी थोड़ी जटिलता देखने को मिलेगी हमें। तो यहाँ रंग और कर्म पर आधारित है। इसका एक उदाहरण भी है विश्वामित्र। विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी ऋषि कहलाए, यानी वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। देखिए विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन फिर भी क्या कहलाए? ऋषि कहलाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था सामान्य थी, वर्ण व्यवस्था सामान्य थी। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे वहाँ आपको जटिल वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलेगा। वहाँ आपको अलग अलग वर्णों के अलग अलग समाधि टीले भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग यज्ञोपवीत भी मिलेंगे। और जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया, इनके बारे में हम वहाँ अलग से डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज। इसमें पहला बिंदु हो गया आपका वर्ण व्यवस्था का। इसके बाद देखिए नंबर 2 परिवार। नंबर 2 की बात करें परिवार, तो संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान थी। संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान थी। पितृसत्तात्मक परिवार थे, पितृसत्तात्मक परिवार थे, यानी 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। पिता का परिवार के सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता था। पूर्ण नियंत्रण होता था। एक जुआरी के बारे में उल्लेख मिलता है, दिवालिया जुआरी था, उसने अपने पुत्रों को जुए में लगा दिया था। दिवालिये जुआरी के बारे में जानकारी मिलती है। दिवालिये जुआरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार ऋग्वेद के प्रथम मंडल से जानकारी मिलती है। प्रथम मंडल से जानकारी मिलती है कि ऋजास्व को उसके पिता ने अंधा करवा दिया था।
रिजासु को उसके पिता ने अंधा करवा दिया था। इसके बारे में जानकारी मिलती है। केवल उदाहरण है, केवल फैक्ट हैं, उदाहरण के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। अन्यथा वैदिक काल में जो आर्य थे वो पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। देवताओं की आराधना करने का एक कारण था पुत्र की प्राप्ति। लेकिन ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि परिवार में पिता की बड़ी भूमिका होती थी। पिता का परिवार के सभी सदस्यों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। आगे हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में, इसमें पिता और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, परिवार पर कंट्रोल, पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेगा। अब यहाँ हमने वर्ण व्यवस्था की चर्चा की, सामाजिक स्थिति में परिवार। अब इसमें तीसरा बिंदु लेते हैं हम, स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति। इसके बाद तीसरे बिंदु पे चर्चा करते हैं अब हम, स्त्रियों की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो तीसरा बिंदु है हमारा स्त्रियों की दशा या स्थिति। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में स्त्री को जायदे स्तंभ कहा गया है। ऋग्वेद में स्त्री को जायदे स्तंभ कहा गया। ऋग्वेद में स्त्री को जायदे स्तंभ कहा गया है। जायदे स्तंभ, इसका अर्थ है पत्नी ही घर है। इसका अर्थ होता है कि पत्नी ही घर है। तो ऋग्वेद में स्त्री को जायदे स्तंभ कहा गया। इसका अर्थ हुआ कि पत्नी ही घर है, अर्थात स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियां सभा व विदत में भाग लेती थी। सभा और विदत में भाग लेती थी। इसी प्रकार यज्ञों में भाग लेती थी। राजनीति में भाग लेती थी। यानी ऋग्वेद में स्त्री के लिए जायदे स्तंभ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है पत्नी ही घर है। तो हम कह सकते हैं कि स्त्री की स्थिति कैसी थी, सम्मानजनक। सभा व विदत में भाग लेती थी, यज्ञों में भाग लेती थी, राजनीति में भाग लेती थी। इस प्रकार सामाजिक धार्मिक उत्सवों में पति के साथ समान रूप से भाग लेती थी। बाल विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा नहीं थी। याद रखना है, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रमाण हमें नहीं मिलता है। विवाह है 16 से 17 वर्ष की आयु में होता था। विवाह 16 से 17 वर्ष की आयु में होता था। इसी प्रकार विधवा विवाह व अंतरवर्णीय विवाह होते थे। अंतरवर्णीय विवाह होते थे। तो इन सभी उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति वास्तव में सम्मानजनक थी। इसी प्रकार एक शब्द आता है वहतु। वहतु यानी विवाह के अवसर पर जो दहेज या उपहार दिया जाता था उसे वहतु कहा जाता था। विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला दहेज या उपहार।
विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला दहेज या जो उपहार है उसे क्या कहा जाता था? वहतु। तो विधवा विवाह प्रचलित थे, अंतर्वर्णीय विवाह प्रचलित थे, विवाह की सामान्य आयु 16 से 17 वर्ष थी। इसी प्रकार नियोग प्रथा का प्रचलन था। हम यहीं स्त्रियों की बात कर रहे हैं अपन। नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। देखिए दोस्तों, नियोग प्रथा क्या है? जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए, पागल हो, दिवालिया हो या संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो, तो स्त्री अपने देवर या निकट संबंधी से संपर्क स्थापित करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता है। और इस प्रक्रिया से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। नियोग प्रथा, इससे उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। क्षेत्रज। नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता था? क्षेत्रज। इसके पश्चात देखिए, कुछ महिलाएं अविवाहित थी। अविवाहित के साथ साथ महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, जिसका उल्लेख हमें 8वें मंडल में मिलता है। संपत्ति का अधिकार था स्त्रियों को। संपत्ति का अधिकार था और इसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 8वें मंडल में। ऋग्वेद के 8वें मंडल में उल्लेख मिलता है कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था। इसी प्रकार अविवाहित, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। अमाजू। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजू। इसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाएं हुई, कुछ विद्वान महिलाएं हुई जिन्होंने रचनाएं लिखी, जिन्होंने लेखन कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कुछ विदुषी महिलाएं हैं, उनके बारे में भी देख लेते अपन। विदुषी महिलाएं, विदुषी महिलाएं, कुछ विदुषी महिलाएं, विद्वान महिलाएं, इन्हें विदुषी महिलाओं को ऋषिका या ब्रह्मवादिनी कहा गया। इन्हें ऋषिका व ब्रह्मवादिनी कहा गया। यानी ऋग्वैदिक काल की कुछ विदुषी विद्वान महिलाएं हैं। विदुषी महिलाओं को क्या कहा गया? ऋषिका और ब्रह्मवादिनी। तो कौन कौन सी महिलाएं, कौन कौन सी प्रसिद्ध महिलाएं हैं? देखिए, एक तो घोषा, अपाला, विश्वारा, सची सिकता, विस्पला, निवावरी, कक्षावृत्ति, पोलोमी। कक्षावर्ती और पोलोमी यानी कुछ विदुषी महिलाएं हैं ऋग्वैदिक काल की। घोषा, अपाला, विश्वारा, सची, विस्पला, निवावरी, कक्षावर्ती, पोलोमी और लोपामुद्रा। एक और है लोपामुद्रा।
तो घोषा, अपाला, विश्वारा, सची, सिक्ता, विस्पला, निवावरी, काक्षावर्ती, पोलोमी और लोपामुद्रा, ये ऋग्वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाएं हैं। तो देखिए स्त्रियों की स्थिति ऋग्वेद में जायदे स्तंभ कहा गया, अर्थात पत्नी ही घर है। सम्मानजनक स्थिति थी, सभा व विदत में भाग लेती थी, यज्ञों में भाग लेती थी, राजनीति में भाग लेती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विवाह सामान्यतः 16-17 वर्ष की आयु में होता था। विधवा विवाह, अंतरवर्णीय विवाह होते थे। वहतु, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला दहेज या उपहार वहतु कहलाता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था, ये महत्वपूर्ण बात है। और इससे उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता था? क्षेत्रज। संपत्ति का अधिकार था, इसका उल्लेख हमें 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। अमाजु, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। और ये इस काल की कुछ विदुषी महिलाएं हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।